गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज का वीडियो उत्तराखंड LT 2024 के लिए फर्स्ट मैराथन क्लास के रिगार्डिंग है। तो बेसिकली आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कहें कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन कर दूं कि क्यों आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये जो स्पेसिफिक मैराथन क्लास बनाई गई है वो स्पेसिफिकली उत्तराखंड LT 2024 के लिए बनाया गया है, जिसमें जो पार्ट 1 है आपका, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो न्यू पैटर्न आयोग की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। उसमें से 10 क्वेश्चन आपके GK के एंड 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें हम GK के क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखेंगे और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि क्यों आज का ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर लिए हैं, तो उस पर जो वो लेवल है आयोग का पूछने का, यानी कि किस लेवल का जो पेपर बनता है आयोग की तरफ से, उसी लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। और बेसिकली एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी तक की आपकी जो भी प्रिपरेशन है उससे आपको एक अपना लेवल का आइडिया लग जाएगा कि अभी और कितना मॉडिफाई या अपडेट या फिर और ज़्यादा कितनी तैयारी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर्स भी गेस करने हैं। तो वीडियो को तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में ऐसे 2 से 3 और मैराथन क्लासेस होंगे। जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो जुलाई आने तक हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस देखेंगे। और इन 2-3 क्लासेस में ही आपका एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, जो कि ओवरऑल सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो कवर कर लेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी थियोटिकल जो भी आप स्टडी करते हैं, थियोटिकल जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, वो तो आप कर ही रहे होंगे। उसके बाद अब ये जो प्रैक्टिस सेशन टाइप वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये जो मैराथन क्लास है, बेसिकली हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप इसको रेगुलरली वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद आपको ऑप्शन देख के आंसर भी करना है। ठीक है, तो आंसर गैस करने से आपका एक ये फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि बेसिकली आपके आंसर कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहला है कि जो असेसमेंट है वो बेसिकली इसलिए होना चाहिए ताकि हम रैंक कर सके कौन बच्चा किस रैंकिंग पर है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर दियर स्कोर, या फिर मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा वो आपको गेस करना है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। जाहिर सी बात है, असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, जो भी बच्चा है वो कॉन्सेप्ट को कितने बेहतर तरीके से सीख रहा है। ठीक है, असेसमेंट का मकसद तो यही है ना कि अगर बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा है या लर्न कर रहा है तो उसकी जो क्लैरिटी है, उसका जो कन्फ्यूजन है वो क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी क्या है, वही इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देखिए। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, क्या ऐसा है। सेकंड है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। डी है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह, यानी कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको गेस करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी या फिर 4 के हैं, ये वाला राइट होगा। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस हमने पढ़ा कि क्या है, इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो 4th ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम में मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन व्हाट।
रूही हमेशा समस्या की एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। ठीक है, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इस तरह का ये जो थिंकिंग है जिसमें एक से अधिक जो सॉल्विंग है या फिर सॉल्यूशंस है उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, वाइल वर्किंग ऑन अ जिक्सॉ पजल 5 ईयर ओल्ड नजमा सेज ऑफ हरसेल्फ टू हरसेल्फ, वेयर इज द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, डार्कर वन, दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रिफर्ड टू बाय वाइगोत्स्की एज व्हाट? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इतना बोल सकता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इवन उत्तराखंड एलटी में भी पूछा जा चुका है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% पता ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रिपीटेडली। तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें पूछा गया है कि जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या होता है? व्यक्तिगत वार्ता, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जिसमें सेल्फ डायरेक्शन मिलता है बच्चे को। तो यानी कि प्राइवेट स्पीच जिसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक, तो ऑप्शन ए अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। अगेन ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हमने इसको 2-3 बार पढ़ा भी है, और इवन आपने अगर सीटेट वगैरह या इस तरह के कोई एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत बार पूछी भी गई है। ठीक है, और चूंकि ये बेसिक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो डी यानी कि 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है पियाजे के, तो कौन सा होगा? कौन सी विशेषता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इन 4 ऑप्शन में? ये आपको गैस करना है। ऑप्शन देख कर आप आंसर गैस कर सकते हैं। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कंजर्वेशन एंड कक्षा समावेशन, यानी कि क्लास इंक्लूजन। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या जाता है? सेकंड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ठीक है, संरक्षण क्या होता है? बेसिकली संरक्षण ये होता है कि साइज़ और शेप चेंज होने से अमाउंट चेंज नहीं होता है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल एक ये दिया जाता है कि किसी लंबे बॉटल में अगर वाटर फिल किया जाता है और उसको हम किसी चौड़े बर्तन में या फिर पॉट में उसको रख दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी लंबे वाले बॉटल में ज़्यादा है और उसमें कम है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है, बच्चा इस चीज़ को समझ लेता है स्टेज पे। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो कौन सा होगा? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे की बात की गई है तो क्या था? स्कीमा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आएगा, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इतना हार्ड नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड उत्तराखंड एलटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि एक्चुअली में आयोग किस लेवल के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, तो ये आपका बहुत ईजिली 50 क्वेश्चन का जो पोर्शन है बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये जो चाइल्डहुड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से पीरियड में, बच्चे के डेवलपमेंट के कौन से पीरियड में जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो बहुत ही संवेदनशील यानी कि सर्वाधिक संवेदनशील होता है, यानी कि मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है उस समय, यानी कि बच्चा बहुत
उस समय लैंग्वेज को एक्विजिशन करना स्टार्ट करता है, अधिग्रहण या फिर उसको अर्जन करना स्टार्ट करता है। तो प्री नेटल होता है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अर्ली चाइल्डहुड होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 से 6 साल का बच्चा होने लगता है 2 साल के बाद, तो वो क्या करता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो उस समय क्रिटिकल हो जाता है, सीखने लग जाता है बेसिकली। तो ऑप्शन सेकंड इज़ राइट आंसर। सबसे अधिक संवेदनशील यानी कि इसी पीरियड में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो भी ये मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन 4 ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है वो बता सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सेकंड ऑप्शन गेस किया था तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? अगेन जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जेंडर बायस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एंड जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली, यानी कि बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए कौन सा वे सबसे अच्छा होगा? तो पहला है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस, यानी कि जो जेंडर बायसनेस होता है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ओपन, ठीक है, सबके साथ, बच्चों के साथ। इम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, क्या ये सही होगा? जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर सेग्रेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें कम करना है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है। तो कैसे होगा? डिस्कशन से होगा ना। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, अगर परिचर्चा करेंगे क्या चीज़ है ये, कैसे इसको कम कर सकते हैं, तो ही ये कम हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasized the influence of social and cultural content on their thinking। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ये किसने, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 2 वर्ड हैं जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। तो अगर आपने बी ऑप्शन गैस करा था बिल्कुल सही है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड डू व्हाट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पर। तो क्या करेगा एक शिक्षक? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेगा या फिर इसी स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेगा? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए? कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। देखिए जाहिर सी बात है, ना तो बच्चे को छोड़ने को कह सकते हैं, ना ही इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही उनसे अपेक्षा रखना कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या है इसका? रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उसके जो ओन मेथड्स है शिक्षण पद्धति के, ठीक है, ओन टीचिंग जो है उसको सुधार करना चाहिए या फिर उसमें नए तरीके ढूंढने चाहिए बेसिकली, ताकि जो सहभागिता है, बेसिकली सहभागिता करने के लिए बच्चों को अलग अलग वेज फाइंड आउट करना ही इसका सॉल्यूशन है। तो शिक्षक को इसी चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं कि एक टीचर को कैसे काम करना चाहिए, कैसे उसको स्टूडेंट्स के पॉजिटिव डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स कैसा करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कैसे तैयार करना चाहिए।
तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर सक्रिय तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को सक्रिय रूप से हमेशा तैयार करना चाहिए शैक्षिक योजनाओं को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर आप जरूर गैस करें आंसर बताने से पहले। नेक्स्ट है हमारा, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पठन वैफल्य और इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। इससे आपको समझ में आ गया होगा। जो ये पठन वैफल्य है, इसमें बच्चा बेसिकली किस चीज़ में लैग करता है, ठीक है, किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है इसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर फ्लुएंसी इन रीडिंग आ जाती है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली या फिर इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है उसके पढ़ने में धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। तो थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। क्या ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाया गया था, सिंपथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड के लिए ये लाया गया था, मतलब एक सिंपथी जो है डिसेबल्ड के लिए उस पर ये लाया गया था, या फिर राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। फोर्थ है हमारा, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर आपको गेस करना है। देखिए, शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन है, बेसिकली राइट्स की बात करता है। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर बच्चों की या फिर ह्यूमंस की राइट की बात करता है। ठीक है, तो 2009 में ये जो राइट टू एजुकेशन आया था, उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन था बेसिकली वो राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के आधार पर आया था। ठीक है, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है, जिसमें राइट्स सबको इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मतलब है कि एजुकेशन टू ऑल, इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। पहला है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी कि सिर्फ रिकॉल करने की एक प्रोसेस है, यानी कि मेमोरी को रिकॉल करने की एक प्रोसेस है। सेकेंड है, अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया, यानी कि रोट मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं, यानी कि बेसिकली रट्टा मार की एक तकनीक है, यानी कि जो रट्टा मार के सीखते हैं वो है लर्निंग। या फिर लर्निंग इज़ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। या फिर फोर्थ है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो क्या है? लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो ये ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। बेसिकली इससे क्या होता है? पहला है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। या फिर फोर्थ है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जब उदाहरण या फिर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स का यूज़ किया जाता है तो बेसिकली ये क्या करता है, इज़ एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, है ना। इफेक्टिव वे होता है, एग्जाम्पल्स भी है, नॉन एग्जाम्पल्स भी हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है बच्चे का। तो जो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। यानी कि मतलब ये चीज़ है कि बच्चे को अधिगम में या फिर जो अधिगम एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसमें भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव होता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, क्या ये होगा? नहीं। सेकंड है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है।
थर्ड है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। या फिर फोर्थ है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। फोर्थ अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। बेसिकली दंड देना या फिर पुरस्कार देना कुछ इस तरह से है कि बच्चा दंड के डर से या फिर पुरस्कार की लालच में लर्निंग करेगा या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, लर्निंग एक्टिविटीज़ में भाग लेगा। वो खुद से अंदर से ऐसा फील नहीं करेगा, बस वो इस लालच में करेगा कि उसको पुरस्कार मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर वो इस लालच में करेगा कि उसको शायद दंड मिले, इस वजह से वो करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसमें जिज्ञासा को कम करेगा, बस वो लालच और डर की वजह से ये चीज़ करेगा, तो जिज्ञासा कम हो जाएगी लर्निंग के लिए। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन फोर्थ। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से कौन कौन से राइट हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। और इसमें क्या बोला गया है, सेकंड है आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो अधिगम को बढ़ावा देंगी कौन सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है आप। नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। ये आपको बताना है। तो क्या होगा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। लेक्चर देकर, ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, या फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। तो जाहिर सी बात है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय हाउ। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब बहुत सारे आंसर्स निकालना बच्चों से, बेसिकली फटाफट आंसर्स निकालना। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, रैपिड पेस से होता है किस में शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक वृद्धि या फिर विकास तीव्र गति से होता है, किसमें होता है ये होगा आपका शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन ए इज फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये सबको पता है। विकास परिवर्ती होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये तीनों सही हैं। लेकिन विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत है। ठीक है, सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होगा, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत या फिर कोड्स। ठीक है, जो भी जीन्स हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब चेंजेस जो होते हैं वो इन्हीं दो की वजह से होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं। तो इसका प्राथमिक कारण यही होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है आप। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। प्राइमरी सेकेंडरी, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी या फिर एजेंसी का उदाहरण है। बेसिकली ये पूछा गया है द्वितीय सामाजिकरण का, तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार एवं आस पड़ोस, यानी कि नेबरहुड एंड फैमिली, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया या फिर मीडिया एवं आस पड़ोस। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए फैमिली किस में आ जाता है, प्राइमरी में आ जाता है, लेकिन ये जो स्कूल एंड मीडिया है वो सेकेंडरी में आता है, तो इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट। अब यहाँ पर हम कुछ जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो जनरली यूके ट्रिपल एस के द्वारा पूछे गए हैं और जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैच करना है आपको कि ये जो विधायक हैं और जो विधानसभा क्षेत्र है, देखिए इस बार भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं करंट अफेयर्स में और जीके में, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो, और ख़ासतौर से करंट अफेयर्स की बात करें तो जो लेटेस्ट बड़े इवेंट्स है, जैसे अभी इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है 2024 का, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी नई नियुक्तियाँ होंगी, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करके बताना कि राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना कौन किससे रिलेटेड है। पहले का थर्ड यानी कि ए, दिनेश अग्रवाल किससे, धर्मपुर से रिलेटेड है। सुबोध उनियाल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, नरेंद्र नगर से। विधानसभा क्षेत्र की बात करें, ठीक है, ये विधायक का नाम है और ये विधानसभा क्षेत्र का ऑप्शन दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो ये कहाँ से रिलेटेड है, खटीमा। एंड हरीश रावत की बात करें तो धारचूला। तो ये इनका कनेक्शन है विधानसभा क्षेत्र के साथ कि कौन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु है, क्या है, कस्तूरी मृग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा MiL-Mi-17 इज़ एन डैश हेलीकॉप्टर। कहाँ का है ये, रूस का है, भारत का है, अमेरिका का है या फिर कहीं नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये रशियन हेलीकॉप्टर है, MiL-Mi-17, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, जो भी नए समझौते हुए हैं डिफेंस से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो भी न्यू इक्विपमेंट्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, इस तरह के, तो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। संस्कृत क्या है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड की। इसके बाद है तपन राय चौधरी कौन थे। तपन राय चौधरी की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, ये थे हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो भी मेन ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो अगर कभी कोई ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कोई ऑपरेशन होता है उस टाइम पर, तो ऐसे डिजास्टर टाइम पे उसको कुछ स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। तो वो नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हाल ही में अगर प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें 2023 की, तो ऐसा कुछ हुआ है तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश से संबंधित है, उत्तराखंड, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के लिए किसको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए किसको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, वीके दुग्गल को। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये किया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। इसके बाद देखिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है। तो अनुसुईया प्रसाद इनको जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से। एंड नेक्स्ट है हमारा
कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? तो कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस थे बेसिकली यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि आपको पहले तो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद आपको या तो ये होगा कि आपको 10 क्वेश्चन डायरेक्टली जीके के पूछ ले जाएं, उसके बाद 10 क्वेश्चन डायरेक्टली रीजनिंग के पूछ ले जाए, या फिर जनरली जो मेरा अनुमान है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिले, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको सीडीपी के देखने को मिल सकते हैं, फिर दो तीन क्वेश्चन आपको जीके के, फिर 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के, और फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड के, ऐसे करके कुल मिला के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। और रेशियो तो वही रहेगा कि 30:10 एंड 10, यानी कि 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 आपकी जीके एंड 10 रीजनिंग के, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे भी। तो आप इसके आंसर जरूर गैस करें और चेक करें कि आपका लेवल क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात की, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की थी अपने पर्सनालिटी थ्योरी में? अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने बोला था? एरिक एरिक्सन ने। सी ऑप्शन अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। तो बेसिकली एरिक एरिक्सन ने ये बोला था, और पर्सनालिटी का जो टॉपिक में जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक भी है पर्सनालिटी का, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, सेल्फ रिफर्स टू, सेल्फ बेसिक आत्म का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हर हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। व्यक्ति के उन पक्षों से हैं जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबद्ध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, ठीक है। सी है हमारा, अपने संदर्भ में व्यक्ति की सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है, द टोटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेल्फ की बात की गई यहाँ पर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये वाला होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है, ठीक है। तो अगर आपने सी गैस करा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? अगेन पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सनालिटी? इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। बी है, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होते हैं। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। सी है, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। इट्स मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्या होता है व्यक्तित्व की विशेषता, क्या होती है? पर्सनालिटी। इट्स मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज विथ टाइम, तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा एक सेकंड, इसमें ना देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ये सारे होने चाहिए, ठीक है। ये इजीली चेंज तो नहीं होता है, लेकिन ये साथ ही साथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी तो आता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए डी। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक इन एन गिवन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये तीनों होगा इसमें, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। किसे माना जाता है? ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी का जो पायनीर है वो किसे माना जाता है? अग्रणी, ठीक है, अग्रणी किसे माना जाता है? फिफ्थ का राइट आंसर होगा, सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन? गॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत था। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की गई है, किसने दिया था? ये दिया था बेंड्यूरा ने,
ठीक है। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय बेंड्यूरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, यह उसका यह व्यवहार उसकी डैश की ओर संकेत करता है। अ गर्ल चाइल्ड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हर व्हाट, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हाई अचीवमेंट, मोटिवेशन, वेरी बिजी स्केड्यूल, या फिर डिज़ायर टू इम्प्रेस हर पेरेंट्स। क्या होगा? हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है अपनी परीक्षा के लिए, इसका मतलब है कि उसके अंदर हाई अचीवमेंट मोटिवेशन है। नेक्स्ट है हमारा, रिवॉर्ड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बेसिकली कौन सी मुख्य विशेषता किस अधिगम के तहत ये आता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, या फिर वैज्ञानिक। तो ये क्या होगा? बिहेवियरिस्टिक होगा। ऑप्शन ए अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स, यानी कि जो नकारात्मक पुनर्वलन है उसका क्या अर्थ है? नॉट प्रेजेंटिंग एनी स्टिमुलस, प्रेजेंटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, पनिशमेंट, टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। डी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है कि अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? फील्ड थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, तो बी अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एक गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है। ठीक है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह क्या है? जो बुक्स में प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दी गई है बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है। ठीक है, हल करने के लिए बोलता है। तो वो क्या होता है? एक्सरसाइजेस होता है ना, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करना बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा, इंटरेस्ट रिफर्स टू, यानी कि अभिरुचि का क्या अर्थ है? इनमें से आपको बताना है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता, किसी व्यक्ति की उपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। यहाँ पर इंटरेस्ट बोला है। ठीक है, किसी व्यक्ति के कौशलों को अर्जन करने की अंतर्निहित संभाव्यता, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौतियों को के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। ठीक है, इंटरेस्ट की बात की गई है तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं को स्वयं से को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। ठीक है, यानी कि उसको जो पसंद है वो करेगा। इंटरेस्ट रिफर्स टू दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस? किस में करते हैं? केस स्टडी में, सेल्फ रिपोर्ट में, इंटरव्यू में, या फिर ऑब्जर्वेशन में? तो जब हम इंटरव्यू देते हैं या फिर कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है ना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमें पता है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। ये तो सही है। विकास ऐतिहासिक दशाओं में प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। विकास एक आयामी है, विकास अत्यधिक लचीला एवं संशोधन योग्य होता है। देखिए, विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता विकास का। ठीक है, तो सी इज़ द रॉन्ग आंसर। यूनि डायमेंशनल नहीं होगा, एक आयामी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल? तो किस में आता है? प्री ऑपरेशनल में। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो प्री ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, तो अगर आपने बी गैस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या बताता है कि कक्षा क्या है? पहला ऑप्शन है इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, जिसको भी आप प्रेफर करते हैं, जो उनसे भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, पेपर तो आपका बाय लैंग्वेज ही रहता है। तो पहला है इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। ठीक, दूसरा आपका डेमोक्रेटिक एंड देयर इज़ अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसके अलावा ऑथोरिटेरियन वेयर द टीचर डेडिकेट्स, माफ कीजिएगा, डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉलो मीकली, सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? प्रगतिशील कक्षा की बात कही गई है, तो क्या होगा? डेमोक्रेटिक एंड देयर इज अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही गैस किया है, आई थिंक सभी ने गैस किया होगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ पर्सन विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषिक बुद्धि की बात की गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है इसमें, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कि भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। कौन सा स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता, तर्क की, रीजनिंग की। ठीक है, तो देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस समथिंग एल्स, कुछ और है ये रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा है आपका सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड एंड द वेराइड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ये ठीक लग रहा है ऑप्शन। तीसरा आपका सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये आपका म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया। फोर्थ ऑप्शन द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक अ डिस्टिंक्शन अमंग, ठीक है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इन चारों में से सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सेकंड स्टेटमेंट दर्शाता है, यानी कि जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो या फिर समझने और लिखने में या फिर उसे यूज़ करने में एक्सपर्टीज़ हो। ठीक है, तो ये होता है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता। ये सबसे परफेक्ट आंसर है, आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज थॉट प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस, यहाँ पर बिल्कुल सही है, कैन डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। इसके अलावा टोटली गवर्न्स आवर थॉट प्रोसेस या फिर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। ठीक, हिंदी वाले देख लो। भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है भाषा, क्या ये सही है? दूसरा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। निर्धारण यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर प्रभावित दिया गया है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से कंट्रोल करके नहीं करती है, टोटली गवर्न नहीं करती है। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन सही है। बाकी ये अगर बात करें तो प्रभावित नहीं करती है, ऐसा नहीं है। निर्धारण नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नॉट टोटली। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। क्रिया प्रसूत जो है अनुबंधन का दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है?
ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कंटिग्यूस कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रेस कंडीशनिंग, समीपस्थ, नैमित्तिक, प्राचीन या फिर चिन्ह अनुबंधन। सबसे पहले तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये किसने दिया था, तो ये BF स्किनर ने दिया था, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो ये होगा आपका इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक। जिसे इसे RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें आपका पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर आपका स्टिमुलस होगा, ठीक है, उद्दीपन। तो ये चीज़ है, RS टाइप कंडीशनिंग अगर दिया गया हो तो वो भी सही है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वो भी सही है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, नॉट अ, नहीं है पूछा गया है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, क्या है सही है, अधिगम का अवलोकन डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व यानी कि उसका अवलोकन, ठीक है। जांच कह सकते हैं, अधिगम का जांच बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है क्या। दूसरा आपका लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। थर्ड है आपका लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर्थ है लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। पूछा क्या गया है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा होगा, लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये एक विशेषता नहीं है, ठीक है। यानी कि अवलोकन जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इंटरव्यू लेता है, उस वक्त आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं, सडनली अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए पर वो आपको आता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप समझ लेंगे। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर ऑब्जर्व करना चाहें डायरेक्टली लर्निंग को, तो ये उसकी एक क्वालिटी नहीं है या फिर करेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपको पर्टिकुलर टाइम में याद ना रहा हो या फिर आपको वो चीज़ याद ना आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो, यानी कि उसका ऑब्जर्व करके डायरेक्टली आप ये पता नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा नहीं है, प्राइमरी लॉ आपने पढ़ा है सभी ने, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपने ऑप्शन गैस कर लिया होगा आई थिंक। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ रेडिनेस। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये नहीं है आपका प्राइमरी लॉ में, ठीक है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। और वैसे है कौन कौन से, तो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, ठीक है। प्राइमरी लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ आपका रेडीनेस होता है या एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है, रेडीनेस यानी कि जो बच्चा जब तैयार हो जाता है, रेडी रहता है, मतलब तैयार हो बच्चा जब सीखने के लिए, इसका मतलब वो हुआ लॉ ऑफ रेडीनेस का। इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो इससे इसका मतलब है कि जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो ये रिलेटेड टू मोटिवेशन होगा आपका, यानी कि किसी का प्रभाव आप पर कितना है या फिर जो मोटिवेशन है किसी का, या जो मोटिवेशन लेवल है उसका कितना प्रभाव है आप पे, रिलेटेड टू मोटिवेशन बेसिकली, जिसका प्रभाव होगा उसे फॉलो करेंगे आप, ठीक। तो ये चीज़ है आपका, तो ये तीनों ही आपके आते हैं थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडीशन थ्योरी रिस्पॉन्स एम्फेसाइज ऑन कंडीशनिंग ऑफ लेस, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर तर्क देता, पर बल देता है, रीजनिंग, बिहेवियर, थिंकिंग या फिर मोटिवेशन। तो ये देता है आपका बिहेवियर पर, ठीक है। जो कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स है वो एम्फोसाइज करता है बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार पर। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है, और ये किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय पेवलॉक, ठीक है, इसको भी याद रखना है, क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पेवलॉक ने दिया था, और ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद है बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथमिक, मेंटल सेट्स या फिर फंक्शनल
फिक्सडनेस। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन, यानी कि पीछे का जब आप एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो मीन्स एंड एनालिसिस, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होगा आपका मेंटल सेट्स का, ठीक है, मेंटल सेट का एग्जाम्पल है मानसिक वृत्ति का। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या फिर एमलबेकी। तो ये कहा था एबिंगहॉस ने, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट याद रखना, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या किया जा सकता है, यह कहा था एबिंगहॉस ने, ये नाम याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल कौन सा नहीं है, ठीक है, साइकोलॉजिकल पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िए। पहला है लर्निंग डिज़ायर, अधिगम की इच्छा। तो लर्निंग डिज़ायर तो साइकोलॉजिकल है बिल्कुल, ठीक है। मोटिवेशन भी होता है, ये भी आपने पढ़ा है। इंटरेस्ट भी है, लेकिन जो नेचर ऑफ कंटेंट है, अगर आपने फोर्थ गैस किया था बिल्कुल सही है, नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। किसका? अधिगम में योगदान का। लर्निंग डिज़ायर भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, इंटरेस्ट भी। विषय वस्तु का स्वरूप यानी कि वो कैसा है देखने में, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आपके अंदर नहीं जाता है, या यानी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं लेते। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट डजेंट मैटर, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू। सामाजिक मूल्य कौन सा है, ठीक है। सामाजिक मूल्य पूछा गया है। पहला है आपका एल्ट्रुइज्म, प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट या फिर एग्रेशन नीड। तो इसमें सामाजिक मूल्य की बात की गई है, तो ये होगा आपका सहायता परक व्यवहार, यानी कि सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार, एल्ट्रुइज्म की बात की गई है। सामाजिक मूल्य कौन सा होगा? एल्ट्रुइज्म, ठीक। प्राथमिक लक्ष्य, इंस्टिंक्ट और आक्रामकता की आवश्यकता, ये सामाजिक मूल्य पूछा गया ना। सोशल वैल्यू सहायता परक व्यवहार होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि गैंग एज एसोसिएटेड विथ एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आपको इसका आंसर बताना है। पहला दिया गया 16 to 19 ईयर्स एंड मोरालिटी, नैतिकता, ठीक है, या फिर 3 से 6 वर्ष और लैंग्वेज भाषा, 8 से 10 वर्ष या फिर सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन, और 16 से 19 वर्ष और संज्ञानात्मक। क्या पूछा गया है? गैंग एज एसोसिएटेड विथ विच एज एंड डिलेड डेवलपमेंट, कौन सी एज और डिलेड डेवलपमेंट से संबंधित है पूछा गया है। तो ये होगा आपका 8 से 10 साल, और ये सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित है। तो 8 से 10 साल में कौन सा होता है, हमने क्या पढ़ा है? मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। वैसे ये 7 से 11 होता है, ठीक है, 7 से 11 जनरली पढ़ते हुए होंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग 8 से 10 साल सोशलाइजेशन बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो थर्ड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। जो स्टेजेस है उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये भी क्वेश्चन आपका स्टेजेस पर पूछा गया, कॉग्निटिव स्टेजेस पर, डेवलपमेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग पियाजे के कौन सा है तीसरे स्थान पर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, हर क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं होता है, हर क्वेश्चन ईजी भी नहीं होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ईजी मत बनाओ, डिफ़िकल्ट ही बना दो, तो हर तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सही था, 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जितने भी स्टेजेस हैं इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और होगा तो मैं खुद भी इसकी एक क्लास ले लूँगा अगर टाइम मिला तो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैसे आपने पढ़ा ही है स्टेजेस वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा, पेवलॉक है, बिनेट है, चॉम्स्की हैं या फिर मॉस्लो। तो ये हैं आपके चॉम्स्की। ठीक है, किससे संबंधित है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से। नाम याद रखना और ये दो वर्ड याद रखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, चॉम्स्की से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड, यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसका शीर्षक क्या था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, ये पूछा गया है। कॉग्निटिव लर्निंग से, ट्रायल एंड एरर लर्निंग से, साइन लर्निंग से या फिर स्पेस लर्निंग से। तो क्या था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग से। ठीक, अधिगम के प्रयास और भूल से, यानी कि गलती करके सीखना, या जब बच्चा गलती करके सीखेगा तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। और इसी का जो अपना थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, जो सिद्धांत दिया था, उसका शीर्षक अधिगम के प्रयास और भूल, इसको यूज़ करके दिया था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, का प्रतिपादन किया। अब देखिए, पहला तो होता है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसको दूसरा कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा इसे कहते हैं लॉजिकल मेथड भी। ठीक है, तो ये 2-3 नाम से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये सेम क्वेश्चन होगा, प्रश्नोत्तर विधि का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने किया था, सुकरात ने, सिगमंड फ्रेड ने, B.F. स्किनर ने या फिर जीन पियाजे ने। तो सिंपल आंसर इसका सुकरात ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, जो मेथड है वो यहाँ पर अगर रह जाते हैं तो लास्ट में मैं पूरी लिस्ट देने वाला हूँ आपको, उन लिस्ट को आप देख लीजिए। उस लिस्ट को देखने के बाद जो उसके फाउंडर हैं या फिर जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया है वो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, ज़्यादातर। तो देखिए, बात करें सुकरात की तो ये क्या थे, एक फिलोसोफर थे एथेंस के। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि है इसकी खास बात क्या है, यानी कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है। ठीक है, नंबर 1, पहली विशेषता, स्टूडेंट या फिर कहें कि चाइल्ड की जो मेंटल लेवल है या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर उसका जो इंटरेस्ट है उसको इसमें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है। दूसरा, इसमें चाइल्ड को अधिक एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, और उसका माइंड भी फोकस्ड रहता है। ठीक है, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर स्टूडेंट का जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसके साथ रिलेशन बनाकर, उसके साथ रिलेट करके नया ज्ञान दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को खुद सोचने के लिए यहाँ पर अधिक अवसर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है आपका उसमें। इसके अलावा माध्यमिक या फिर कहेंगे सेकेंडरी क्लासेस जो हैं उसके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं जो मैंने आपको बता दी हैं, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे कि मैंने आपको विशेषताएं बताई, अब जिनको सारी विशेषताएं नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि 4 ऑप्शन में से मान लीजिए उन्होंने 1-2 के बारे में पढ़ा है तो उनको दूसरे तीसरे में कन्फ्यूजन होगा, जो गलत ऑप्शन हैं उसमें कन्फ्यूजन होगा कि ये सही होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आपको लगभग सारी विशेषताएं पता हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया जाए कि जो आपका प्रश्नोत्तर विधि है वो उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो और ऑप्शन में दे दिया है कि स्टूडेंट को खुद सोचने के लिए अधिक अवसर देता है, दूसरा सेकेंडरी क्लास के लिए अधिक उपयोगी है, इसके अलावा इसमें चाइल्ड को अधिक एक्टिव रहना पड़ता है, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए नॉट फॉर हायर एजुकेशन क्लास, यानी कि ये उच्च शिक्षण के लिए
सही नहीं है, ठीक है, ये मेथड। तो इसका आंसर होगा उच्च शिक्षण के लिए सही नहीं है। अगर आपको ये मालूम नहीं है ये पॉइंट, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो विशेषता मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, इसकी कुछ सीमाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तो जो मैंने अभी बता दिया आपको कि नॉट फॉर हायर एजुकेशन क्लास, ठीक है। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड के तौर पर ये जो शिक्षण विधि है इसका उपयोग तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका एक उपयोग किया जा सकता है अलग से, ठीक है। पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद क्वेश्चन आंसर मेथड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये जो मेथड है वो हायर एजुकेशन के तौर पर इसको कह सकते हैं उपयोगी नहीं है उतना, ठीक है, जितना कि सेकेंडरी लेवल पर है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी लेवल है उसमें भी ये उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो सीमा है दूसरी वो है इसकी जो लिमिट है, यानी कि किस चीज़ में ये उपयोगी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट को इसमें सिलेबस का जो पूर्ण ज्ञान है, ठीक है, डिटेल्ड नॉलेज है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सिलेबस का जो पूरा मटेरियल है उसका पूर्ण ज्ञान यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। ये इसका एक लिमिट कह सकते हैं इसकी। इसके अलावा इसमें टीचर को अच्छे क्वेश्चन का चुनाव भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके सीमाएं हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसकी जो विशेषता है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन विधि में हर्बर्ट के कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है। इन द स्टेटमेंट मेथड हाउ मेनी हर्बर्ट स्टेप्स आर यूज, ठीक है। तो हर्बर्ट ने कुछ स्टेप दिए थे स्टेटमेंट मेथड में, वो कितने हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट मेथड है 4, 5, 6 या फिर 7, ये कितने हैं इसमें जो हर्बर्ट के स्टेप्स हैं, ये है 5, ठीक है। देखिए एलटी वालों को ये मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें नंबर 1 है आपका प्रेपरेशन, ठीक है, प्रेपरेशन करना। दूसरा एसोसिएशन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा है यहाँ पर, देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए। पहला है आपका प्रिपरेशन, दूसरा है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी जो सीरीज़ है वो याद रखिएगा, क्रम जो है उसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आता है एसोसिएशन, ठीक है। फिर आता है आपका जनरलाइजेशन और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा हर्बर्ट के स्टेप्स स्टेटमेंट मेथड में के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा हर्बर्ट का स्टेप नहीं है। और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें फोर्थ ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन आपको एक गलत दे दिया जाए। तो अगर आपको पांचों मालूम होंगे तो आप वहाँ पर सही करके आएंगे। तो कौन कौन से मैंने बताए हैं, प्रिपरेशन, एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 5 होते हैं स्टेप्स, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने बेसिक शिक्षा पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किया था। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द बेसिक एजुकेशन सिस्टम। स्किनर ने, पेवलॉक ने, कॉर्ल जुंग ने या फिर MK गांधी, महात्मा गांधी ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा पद्धति है या फिर एजुकेशन सिस्टम है बेसिक, उसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी की बात करें तो इनके अनुसार जो शिक्षा है उसकी रूपरेखा जो है वो गाँव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ग्रामीण होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो गांव में आम लोग रहते हैं या कहीं भी जो आम लोग रहते हैं उनके अनुसार यहाँ पर शिक्षा की रूपरेखा होनी चाहिए, ऐसा कहना था गांधी जी का, ठीक है। और इसका प्रतिपादन भी गांधी जी ने ही किया था बेसिक शिक्षा पद्धति का। अब देखिए इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक एजुकेशन के वो क्या दिए गए थे ये भी देख लीजिए। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए ये जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है। इसके अलावा सेल्फ इंडिपेंडेंस या फिर कह सकते हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन मीडियम जो है आपका वो मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल है। इसके बाद होता है जो आपका हस्तशिल्प है या फिर मैनुअल आर्ट जिसे कहते हैं,
वो आपका एजुकेशन का बेस होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन मैनुअल आर्ट, आपका जो एजुकेशन है वो आपके हस्तशिल्प या फिर हस्तकला के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, अहिंसा पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हिंसा पर बेस्ड नहीं होना चाहिए और अहिंसा पर बेस्ड होना चाहिए। आपको मालूम है महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के समर्थक थे, तो उन्होंने ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बनाया था बेसिक, तो उनके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एक तरह से। इसके अलावा फ्री डेवलपमेंट, ठीक है, मुफ्त विकास, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक शिक्षा पद्धति के, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किया था M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने, सिगमंड फ्रेड ने, स्किनर ने या फिर पियाजे ने। तो देखिए किंडरगार्टन का जो प्रतिपादन है वो किया था फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने, ठीक है। अब देखिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल की बात करें तो ये, सबसे पहले किंडरगार्टन की बात करते हैं। किंडरगार्टन की बात करें तो ये जर्मनी का एक वर्ड है, ठीक है, जर्मनी का, और फ्रेडरिक फ्रॉवेल जर्मनी से ही संबंधित है। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1782 में, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉवेल, ठीक है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1840 में इन्होंने पहला किंडरगार्टन डेवलप किया था, ठीक है, तो 1840 में, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ एजुकेशनल टॉयज़ बनाए थे, ठीक है, इन्होंने कुछ एजुकेशनल टॉयज़ को डेवलप किया था जिन्हें कहते हैं फ्रॉवेल प्रेजेंट, ठीक है, या फिर फ्रॉवेल की गिफ्ट। तो इस बात को भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी कि एजुकेशनल टॉयज़ जो कि फ्रॉवेल द्वारा बनाए जाते थे उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रॉवेल के तोहफे या फिर फ्रॉवेल प्रेजेंट, ठीक है। किंडरगार्टन की बात करें तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है, जहाँ पर छोटे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है खिलौनों के माध्यम से या अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो किंडरगार्टन है वो किस तरह से यहाँ पर डेवलप डिवाइडेड है, ठीक है। थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। प्री स्कूल की बात करें या फिर किंडरगार्टन की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है भारत में, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहला होता है आपका जूनियर किंडरगार्टन, ठीक है, जूनियर किंडरगार्टन, इसमें 2.5 साल तक के बच्चे रहते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। दूसरे नंबर पर आता है आपका LKG, ठीक है, LKG के बारे में सभी ने सुना होगा, लोअर किंडरगार्टन कहते हैं इसे, इसमें 3 से 4 साल तक के बच्चे रहते हैं। इसके बाद आता है UKG, UKG। अब UKG की बात करें तो अंडर किंडरगार्टन, ठीक है, इसे एक और कहते हैं सीनियर किंडरगार्टन, ठीक है, UKG या फिर सीनियर किंडरगार्टन, जिसमें कि 4 से 5 या फिर 6 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है भारत में प्री स्कूल या फिर किंडरगार्टन को, ठीक है। तो किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने 1782 में, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, इनका जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉवेल, और 1840 में इन्होंने पहला किंडरगार्टन दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डाल्टन विधि किसने दी थी, ठीक है, ये भी एक टीचिंग मेथड है। जॉन डाल्टन, हेलेन पार्कहर्स्ट, फ्रॉवेल या फिर थॉर्नडाइक। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। डाल्टन विधि की बात करें तो ये दिया था आपका इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा जॉन डाल्टन, जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको तो मालूम ही होगा, हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। देखिए हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करें तो ये अमेरिका से संबंधित है, इनका जन्म, अमेरिका की ये शिक्षा शास्त्री थी, ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। अब देखिए जो डाल्टन है, डाल्टन मेथड कहें या डाल्टन योजना कहें या फिर इसे एक और चीज़ कहते हैं डाल्टन प्रयोगशाला योजना, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक टीचिंग का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें 2 मुख्य सिद्धांत है इसके, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला तो यह है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित समय हटाकर बच्चे को एक स्वतंत्र काम करने की सुविधा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने सब्जेक्ट को या पढ़ने के लिए कोई निश्चित समय डिवाइड कर दिया है 1 घंटे का,
तो इस योजना या फिर इस मेथड या फिर इसके तहत एक सिद्धांत तो ये है कि इसमें फ्री टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी निश्चित समय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भी सीखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे जितनी देर तक बालक चाहे उसे पढ़ सके, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना पसंद है, किसी को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स, तो जिसको मैथमेटिक्स पसंद है उसको मैथमेटिक्स पढ़ने की पूरी छूट दी जाए जितनी भी देर वो पढ़ना चाहे, ठीक है। इसी तरह से हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली इनके दो मुख्य सिद्धांत थे डाल्टन विधि के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मे बी इस पर क्वेश्चन बने। तो हेलन पार्खस ने इसको डेवलप किया था, या फिर किसने दिया था, तो हेलन पार्खस ने दिया था। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री है हेलन पार्खस, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षक की विधर्मी पद्धति का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, पावलोव, कार्ल जूंग या फिर M.K. गांधी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। हेवली ऑन, यानी कि मुख्य रूप से या फिर अत्यधिक निर्भर करता है कौन से फैक्टर पर? विद्यालय की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पर, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोविजंस पर, इंटरनेशनल सपोर्ट पर, या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था जब आपसे कि कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस यूज़ करके कर लेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल आंसर है ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। जाहिर सी बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस स्कूल का डिपेंड करेगा? क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की कैसी है उस पर। बाकी चीज़ें बाद में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसिटी है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अध्यापक की शिक्षा की गुणवत्ता। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू गेने द हाइस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कंडीशन इज। गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, समस्या समाधान, चिन्ह यानी कि सिग्नल अधिगम परिस्थिति, या फिर कोई नहीं। तो समस्या समाधान अधिगम, इन्होंने जो सिचुएशंस बताए हैं, कंडीशंस बताए हैं लर्निंग के, उसमें हाईएस्ट इन्होंने रखा है समस्या समाधान को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैंने कहा था कि अब इसमें पूछा गया, सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपने पहले जो देखा था और अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, या फिर जिसे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जिसको वेरीफाइड तरीके से उसका टेस्ट किया गया आईक्यू का, ठीक है। इसकी थ्योरी दी किसने दी थी? बिनेट ने दी थी, जो सबसे पहले जो आया था, ठीक है। मेंटल एबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का जो सबसे पहला, कह लीजिए पहली बार जो मेंशन किया गया था वो बिनेट ने किया था, ये तो सभी ने पढ़ा है, ठीक है, जो इससे पहले क्वेश्चन दिखा था। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टेस्ट कब किया गया था, किसके द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देख लेना एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। वैसे तो ये बिने द्वारा दे दिया गया था, लेकिन जब बिने यूएस में आए तो इनके कॉन्सेप्ट का यूज़ करके टर्मेन ने जो है इसका टेस्ट किया और जो एक कह सकते हैं वेरीफाइड तरीके से आईक्यू को समझाया, ठीक है, आईक्यू का टेस्ट किया। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टर्मेन, इसके लिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के आंसर है। पर ये भी याद रखना बिनेट का है ये कॉन्सेप्ट आईक्यू का, जो पहली बार दिया गया था। इसके बाद ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, देख लेना। इसके बाद है थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाज गिवन बाय कार्ल रोजर्स द्वारा, पियाजे द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा, या फिर स्किनर द्वारा। तो प्रयोग द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया गया था कार्ल रोजर्स द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी हैज़ बीन एम्फसाइज्ड बाय होम, किसके द्वारा ये किया गया था? समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया गया था। राधाकृष्ण कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देखिए वैसे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं उत्तराखंड एनटी में,
पर कई बार एक आध क्वेश्चन आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देखने को मिल सकता है, या फिर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन या फिर इन टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत देख लेना, या इस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसको देख लो। तो समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया गया था, किसके द्वारा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, इसमें ये मेंशन किया गया था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने गैस कर लिया होगा इसका आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑन डिस्प्लेइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाय द लर्नर्स द टीचर शुड, अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, सख्त अनुशासन लागू करना, परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, समान सीखने की गति पर बल देना, या समान रूप से सीखने की गति पर बल देना। तो इन चारों में से क्या होगा? जब कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर दिखाता है कोई अधिगम करता या प्रदर्शित करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? जो लर्नर्स है, अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्प्ले करता है तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। अलग अलग टाइप की जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, सख्त अनुशासन इसका सॉल्यूशन नहीं है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या टेस्ट बढ़ाकर भी कुछ नहीं होगा, और यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाना एक अलग चीज़ है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसर्न्ड विथ द कॉन्क्वेस्ट ऑन, प्रथम अवस्था की बात की गई है। तो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो किस पर विजय पाने से संबंधित है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट पर, रीजनिंग पर, तर्क पर, सिंबल या चिन्ह पर, ऑल ऑफ दी अबव। फर्स्ट स्टेज की बात की गई है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, गैस कर लिया होगा आपने। ऑब्जेक्ट पर इन्होंने विजय पाने के से संबंधित ये बात कही थी प्रथम अवस्था के लिए, तो वस्तु पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें से इनफॉर्मल एजुकेशन का जो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है पूछा गया है। औपचारिक क्या होता है? जो आपको स्कूल्स में मिलता है, ठीक है, वो औपचारिक होता है। पूछा गया है औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अनौपचारिक क्या क्या हो जाएंगे? मित्रों द्वारा दी गई शिक्षा, ठीक है, जो पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें जो नॉलेज मिलता है किसी भी तरह का, वो आपका कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है पूछा गया है। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। मित्रों द्वारा समूह की दी गई शिक्षा, सी ऑप्शन। पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि ये सारे जो हैं अनौपचारिक हैं, ठीक है, ये औपचारिक नहीं है, पूछा गया औपचारिक स्रोत नहीं है। और अभिभावक, पेरेंट्स द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो भी आपका औपचारिक नहीं है, ठीक है, अनौपचारिक है। तो पूछा यही गया है, घुमा के पूछ लिया गया कि अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, यानी कि औपचारिक है। तो क्या होगा? कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। ईजी था, बस थोड़ा समझना था। कई बार इस तरह के क्वेश्चन ईजी लगते हैं लेकिन गलत हो जाता है, तो एक बार देख लेना क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके बाद ऑप्शन पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, व्हाट आर द मेन सक्सेसिव स्टेप ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। तो नीड भी होता है, ड्राइव, प्रोत्साहन, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ना। नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, ये जो है मोटिवेशन के जो स्टेप्स हैं, सक्सेसिव क्रमिक कदम है, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच एस्पेक्ट इज नॉट रिलेटेड विथ फिजिकल डेवलपमेंट। तो कौन सा होगा? नर्वस सिस्टम फिजिकल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है क्या? एंडोस्क्रीन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथियाँ, बॉडी स्ट्रक्चर, परसेप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परसेप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद है द मेन स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस आर एजुकेशनल, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिहेवियरल चेंज या फिर ऑल ऑफ द अबव। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद क्या है? मुख्य पद है, इसमें भी होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। जो एवोल्यूशन प्रोसेस है इसमें एजुकेशनल, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिहेवियरल चेंज, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू कोलबर्गर टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज, टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। नैतिक मूल्यों को कैसे पैदा कर सकता है शिक्षक? कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, पढ़ लिया होगा ऑप्शन आपने, अब मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, ठीक। इसके बाद देखिए पियाजे से क्वेश्चन आना डेफिनेटली बनता है, बनेगा आपका, देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। वैसे बात करेगा UPSSC की तो कहाँ से उठा के क्वेश्चन दे दे, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने देखा प्रीवियस ईयर का उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो थ्योरीज वगैरह हैं उससे क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और जब हम फाइनल मैराथन क्लास करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, तो उससे आपको ले लें। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के किस तरह के विकास से? साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव या फिर फिजिकल? इजी क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास की बात की है, सारे स्टेजेस बताए गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन अभी करा था हमने, थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा गया। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन पहला है, दूसरा आपका इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ओनली, हेरिडिटी ओनली। तो ओनली वाले तो नहीं होंगे। बी ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है, द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो आनुवंशिकता है और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। पर्सनालिटी में दोनों चीज़ें आ जाता है आपका, ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ठीक है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं पर्सनालिटी की, वो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का रिजल्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद एट वट स्टेज इज फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर। कौन से ऐसा स्टेज है जहाँ पर जो शारीरिक विकास है, ठीक है, ग्रोथ जो है फिजिकली वो ज़्यादा होता है या फिर तेज़ी से होना स्टार्ट होता है? तो ये होगा आपका शैशवावस्था में। देखिए पूर्व वाले अवस्था में उतना नहीं रहता है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेज रहता है, ठीक। तो इन इन्फेंसी बिल्कुल राइट आंसर है, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड पेरेंट शुड। बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए अधिक सुरक्षा प्रदान करना, बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना। क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, अधिक सुरक्षा प्रदान करने से क्या होगा? हारमोनियस डेवलपमेंट हो जाएगा क्या पर्सनालिटी का? नहीं होगा। और तुलना, कंपैरिजन कभी भी बेहतर तरीका नहीं है। सिंपल इसका आंसर है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट एट होम, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इसका सबसे सही आंसर है। और सी अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर, यानी कि शिक्षक बेस्ड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या होगा। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखने का अनुभव, विषय सामग्री में महारत हासिल करना। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित सिर्फ और सिर्फ है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री में महारत हासिल होना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, सम स्टूडेंट्स आर बैकवर्ड इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैम। क्या होगा आपका रवैया या व्यवहार, एटीट्यूड उनकी तरफ किस तरह का होगा? कठोर होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, उदार होगा, या फिर स्नेहपूर्ण? हार्श, सिंपैथेटिक, लिबरल, या फिर लवेबल? इजी क्वेश्चन है, गैस कर लिया होगा आपने। स्नेहपूर्ण होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। हार्श नहीं हो सकता है, लिबरल नहीं होगा, लवेबल भी नहीं होगा। इसके बाद अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट स्पेशल अचीवमेंट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है? ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा आपका एनालॉजी टेस्ट, स्किल टेस्ट, या फिर लैंग्वेज टेस्ट। तो कौन सा होगा? विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण की बात की गई है, तो एनालॉजी टेस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक, बाकी आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, स्किल भी होता है, लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। तो बी अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है जो कि वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था, वो उसकी जो संकल्पना है उसमें क्या मेंशन किया गया है? स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है आपका, सोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स। इसके अकॉर्डिंग ये दिखाता है कि चिल्ड्रंस स्टूपिड हैं और उन्हें एडल्ट्स यानी कि बड़ों की या फिर प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा आपका, इलस्ट्रेट्स ईगो सेंट्रिक दैट चिल्ड्रन आर, यानी कि बच्चा कितना अहम केंद्रित होता है ये बताया गया है। या फिर सोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। फोर्थ है आपका, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीक की जो संकल्पना है वो इनमें से कौन सा सही है उसके रिगार्डिंग। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, अब आपको आंसर बताना है। अगर आपने फोर्थ ऑप्शन गैस किया था तो बिल्कुल सही है आप। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, यानी कि खुद को दिशा देते हैं, खुद को ही गाइड करते हैं बोल बोल कर। ये है आपका प्राइवेट स्पीच का संकल्पना जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो फोर्थ अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की का ही है। इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, किससे? ठीक है, पहला है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस से। ठीक है, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। दूसरा आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट से। क्या पूछा गया? किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा आपका री इन्फोर्समेंट अ मिजरेबल चेंज इन बिहेवियर। सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है इट्स सोशल कॉन्टेक्ट्स। यानी कि सीखना जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल भी पृथक नहीं रह सकता है। जैसे कि आप ग्रुप्स में होते हैं, लोगों से बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं या कोई एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट हमेशा अवेलेबल रहता है सीखने के लिए। ठीक है, तो सीखने से इसे पृथक या फिर सेपरेट नहीं किया जा सकता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो सेकंड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। ठीक, उसके सामाजिक संदर्भ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज। जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या बताता है कि कक्षा कक्ष क्या है? पहला ऑप्शन है इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, जिसको भी आप प्रेफर करते हैं, जो उनसे भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, पेपर तो आपका बाय लैंग्वेज ही रहता है। तो पहला है इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज़ डिक्टेटोरियल, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। ठीक, दूसरा आपका डेमोक्रेटिक एंड देयर इज़ अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसके अलावा ऑथोरिटेरियन वेयर द टीचर डेडिकेट्स, माफ कीजिएगा, डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉलो मीकली। सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं।
फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? प्रगतिशील कक्षा की बात कही गई है, तो क्या होगा? डेमोक्रेटिक एंड देयर इज अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही गैस किया है, आई थिंक सभी ने गैस किया होगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ पर्सन विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषिक बुद्धि की बात की गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है इसमें, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कि भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। कौन सा स्टेटमेंट? पहला ऑप्शन है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता, तर्क की, रीजनिंग की, ठीक है। तो देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस समथिंग एल्स, कुछ और है ये रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा है आपका सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड एंड द वेराइड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ये ठीक लग रहा है ऑप्शन। तीसरा है आपका सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये आपका म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया। फोर्थ ऑप्शन द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक अ डिस्टिंक्शन अमंग, ठीक है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इन चारों में से सबसे परफेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सेकंड स्टेटमेंट दर्शाता है, यानी कि जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो या फिर समझने और लिखने में या फिर उसे यूज़ करने में एक्सपर्टीज़ हो, ठीक है, तो ये होता है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज थॉट प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस, यहाँ पर बिल्कुल सही है, कैन डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। इसके अलावा टोटली गवर्न्स आवर थॉट प्रोसेस, या फिर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस, ठीक, हिंदी वाले देख लो। भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है भाषा, क्या ये सही है? दूसरा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। निर्धारण यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर प्रभावित दिया गया है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है, जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से कंट्रोल करके नहीं करती है, टोटली गवर्न नहीं करती है, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन सही है। बाकी ये अगर बात करें तो प्रभावित नहीं करती है ऐसा नहीं है, निर्धारण नहीं करती है ऐसा भी नहीं है, लैंग्वेज जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, नॉट टोटली। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, क्रिया प्रसूत जो है अनुबंधन का दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है। कंटिग्यूअस कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रेस कंडीशनिंग, समीपस्थ, नैमित्तिक, प्राचीन या फिर चिन्ह अनुबंधन। सबसे पहले तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये किसने दिया था? तो ये BF स्किनर ने दिया था, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो ये होगा आपका इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक। इसे RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें आपका पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर आपका स्टिमुलस होगा, ठीक है, उद्दीपन। तो ये चीज़ है, RS टाइप कंडीशनिंग अगर दिया गया हो तो वो भी सही है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वो भी सही है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, नॉट अ, नहीं है पूछा गया है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, क्या है सही है? अधिगम का अवलोकन डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व यानी कि उसका अवलोकन, ठीक है, जांच कह सकते हैं, अधिगम का जांच बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है क्या? दूसरा आपका लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। थर्ड है आपका लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म।
फोर्थ है लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। पूछा क्या गया है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा होगा? लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये एक विशेषता नहीं है, ठीक है। यानी कि अवलोकन जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इंटरव्यू लेता है, उस वक्त आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं, सडनली अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए पर वो आपको आता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप समझ लेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर ऑब्जर्व करना चाहें डायरेक्टली लर्निंग को, तो ये उसकी एक क्वालिटी नहीं है या फिर करेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपको पर्टिकुलर टाइम में याद ना रहा हो या फिर आपको वो चीज़ याद ना आया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो, यानी कि उसका ऑब्जर्व करके डायरेक्टली आप ये पता नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग? कौन सा नहीं है? प्राइमरी लॉ आपने पढ़ा है सभी ने, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आपने ऑप्शन गैस कर लिया होगा आई थिंक। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ रेडिनेस। तो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये नहीं है आपका प्राइमरी लॉ में, ठीक है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। और वैसे है कौन कौन से, तो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, ठीक है। प्राइमरी लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ आपका रेडीनेस होता है या एक्सरसाइज जो होता है, ठीक है। रेडीनेस यानी कि जो बच्चा जब तैयार हो जाता है, रेडी रहता है, मतलब तैयार हो बच्चा जब सीखने के लिए, इसका मतलब वो हुआ लॉ ऑफ रेडीनेस का। इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो इससे इसका मतलब है कि जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो ये रिलेटेड टू मोटिवेशन होगा आपका, यानी कि किसी का प्रभाव आप पर कितना है या फिर जो मोटिवेशन है किसी का, या जो मोटिवेशन लेवल है उसका कितना प्रभाव है आप पे, रिलेटेड टू मोटिवेशन बेसिकली, जिसका प्रभाव होगा उसे फॉलो करेंगे आप, ठीक। तो ये चीज़ है आपका, तो ये तीनों ही आपके आते हैं थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडीशन थ्योरी रिस्पॉन्स एम्फेसाइज ऑन कंडीशनिंग ऑफ लेस, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर तर्क देता, पर बल देता है? रीजनिंग, बिहेवियर, थिंकिंग या फिर मोटिवेशन? तो ये देता है आपका बिहेवियर पर, ठीक है। जो कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स है वो एम्फसाइज करता है बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार पर। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है, और ये किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय पेवलॉक, ठीक है। इसको भी याद रखना है, क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पेवलॉक ने दिया था, और ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथमिक, मेंटल सेट्स या फिर फंक्शनल फिक्सडनेस? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो ये होगा आपका बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन, यानी कि पीछे का जब आप एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो मीन्स एंड एनालिसिस, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये होगा आपका मेंटल सेट्स का, ठीक है। मेंटल सेट का एग्जाम्पल है मानसिक वृत्ति का। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या फिर एमलबेकी? तो ये कहा था एबिंगहॉस ने, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट याद रखना, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या किया जा सकता है, यह कहा था एबिंगहॉस ने, ये नाम याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल कौन सा नहीं है? ठीक है, साइकोलॉजिकल पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िए। पहला है लर्निंग डिज़ायर,
अधिगम की इच्छा। तो लर्निंग डिज़ायर तो साइकोलॉजिकल है बिल्कुल, ठीक है। मोटिवेशन भी होता है, ये भी आपने पढ़ा है, इंटरेस्ट भी है। लेकिन जो नेचर ऑफ कंटेंट है, अगर आपने फोर्थ गैस किया था बिल्कुल सही है, नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। किसका? अधिगम में योगदान का। लर्निंग डिज़ायर भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, इंटरेस्ट भी। विषय वस्तु का स्वरूप यानी कि वो कैसा है देखने में, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आपके अंदर नहीं जाता है, या यानी कि आप उस चीज़ को समझ नहीं लेते। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट डजेंट मैटर, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू? सामाजिक मूल्य कौन सा है, ठीक है। सामाजिक मूल्य पूछा गया है। पहला है आपका एल्ट्रुइज्म, प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट या फिर एग्रेशन नीड। तो इसमें सामाजिक मूल्य की बात की गई है, तो ये होगा आपका सहायता परक व्यवहार, यानी कि सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार। एल्ट्रुइज्म की बात की गई है। सामाजिक मूल्य कौन सा होगा? एल्ट्रुइज्म, ठीक। प्राथमिक लक्ष्य, इंस्टिंक्ट और आक्रामकता की आवश्यकता, ये सामाजिक मूल्य पूछा गया ना। सोशल वैल्यू सहायता परक व्यवहार होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि गैंग एज एसोसिएटेड विथ एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आपको इसका आंसर बताना है। पहला दिया गया 16 to 19 ईयर्स एंड मोरालिटी, नैतिकता, ठीक है। या फिर 3 से 6 वर्ष और लैंग्वेज भाषा, 8 से 10 वर्ष या फिर सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन, और 16 से 19 वर्ष और संज्ञानात्मक। क्या पूछा गया है? गैंग एज एसोसिएटेड विथ विच एज एंड डिलेड डेवलपमेंट, कौन सी एज और डिलेड डेवलपमेंट से संबंधित है पूछा गया है। तो ये होगा आपका 8 से 10 साल, और ये सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित है। तो 8 से 10 साल में कौन सा होता है, हमने क्या पढ़ा है? मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। वैसे ये 7 से 11 होता है, ठीक है। 7 से 11 जनरली पढ़ते हुए होंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग 8 से 10 साल सोशलाइजेशन बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो थर्ड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। जो स्टेजेस है उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये भी क्वेश्चन आपका स्टेजेस पर पूछा गया, कॉग्निटिव स्टेजेस पर, डेवलपमेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग पियाजे के कौन सा है तीसरे स्थान पर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, हर क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं होता है, हर क्वेश्चन ईजी भी नहीं होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ईजी मत बनाओ, डिफ़िकल्ट ही बना दो, तो हर तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सही था, 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जितने भी स्टेजेस हैं इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और होगा तो मैं खुद भी इसकी एक क्लास ले लूँगा अगर टाइम मिला तो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैसे आपने पढ़ा ही है स्टेजेस वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा? पैवलॉक है, बिनेट है, चॉम्स्की हैं या फिर मॉस्लो। तो ये हैं आपके चॉम्स्की, ठीक है। किससे संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से। नाम याद रखना और ये दो वर्ड याद रखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, चॉम्स्की से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड, यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसका शीर्षक क्या था? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, ये पूछा गया है। कॉग्निटिव लर्निंग से, ट्रायल एंड एरर लर्निंग से, साइन लर्निंग से या फिर स्पेस लर्निंग से। तो क्या था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग से, ठीक।
अधिगम के प्रयास और भूल से, यानी कि गलती करके सीखना, या जब बच्चा गलती करके सीखेगा तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। और इसी का जो अपना थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, जो सिद्धांत दिया था, उसका शीर्षक अधिगम के प्रयास और भूल, इसको यूज़ करके दिया था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी। इससे क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार जरूर आएगा आपका पियाजे की स्टेजेस से। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। 4 से 8, 4 से 8, जन्म से लेकर 2 साल, 2 से 7 या फिर 5 से 8 साल। तो देखिए, जन्म से 2 साल तो सेंसरी मोटर होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, और 5 से 8 कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इनकी थ्योरी में, 4 से 8 नहीं मेंशन किया, लेकिन 2 से 6 साल मेंशन किया गया था जो आप पढ़ते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर 2 से 7 साल। ठीक है, तो ये चीज़ है। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। देखिए, कई बार क्या होता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा 7 से 11 साल जो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर 2 से 6 साल जो होता है वो आपका होता है जो पूछा गया है प्री ऑपरेशनल, और जन्म से 2 साल जो होता है आपका सेंसरी मोटर। तो इस तरह से अगर कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए, मान ले 7 की जगह 6 की जगह 7 दे दिया गया जैसे यहाँ पर, तो उसी ऑप्शन को चूज़ करें जो उसके सबसे नज़दीक हो। अब इसमें तो सही है कि आपका 4 से 8 साल कोई चीज़ नहीं है, 5 से 8 साल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसमें तो ईजी था। लेकिन कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं दिया जाता जो हम पढ़ते हुए आते हैं, इस वजह से इसको ध्यान में रखना। 2 से 7 साल इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया। लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर, क्या ये होता है, विशेषता नहीं है पूछा गया ना। दूसरा आपका विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये तो होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जब लेटर चाइल्डहुड होता है तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, जो आपका साइंस फिक्शन है इसमें। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, लॉजिकल पावर भी इंक्रीज़ होता है यहाँ पर धीरे धीरे। इसके अलावा जो काल्पनिक भय, इसका जो एंड है वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज के बाद से। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, यानी कि जो भविष्य की योजना है उसकी सूझबूझ इतनी नहीं रहती है। ठीक है, जनरली जो लेटर चाइल्डहुड होता है इसमें अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि भविष्य में आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, तो वो प्लानिंग्स के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं तो ये ज़रूर बता देंगे। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ, क्या प्लान्स होंगे, कैसे क्या करना है, इसका जो एक सूझबूझ होता है या एक प्लानिंग होता है वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये एक विशेषता नहीं होगा किसका, लेटर चाइल्डहुड का। फर्स्ट ऑप्शन आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन है तो आप बता सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग नए जुड़े थे वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।